नमस्कार, आप देख रहे हैं अपूर्ण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण उनके द्वारा किया गया। उन्होंने अधिकारियों को मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि निर्माण कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए। वहीं सीएम आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना कर भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया, साथ ही देश के सुख समृद्धि की कामना की। और इस दौरान सीएम ने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, झीलों का सौंदर्यीकरण, अस्पताल का विस्तारीकरण, लूप रोड व बीआरओ बाईपास निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देते हुए कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार एमबीबीएस डॉक्टर की संख्या बहुत अधिक रही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार 80 से अधिक डॉक्टर सरप्लस रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को सरकार ने समुचित व्यवस्था की है। सरकार ने 258 टेस्ट फ्री कर दिए हैं और पहाड़ पर अस्पतालों में सुधार लाया गया है। लोग अटल आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं। देखिए, पहली बार एक ऐसा मौका है जबकि हम पे पहाड़ी क्षेत्रों में एमबीबीएस डॉक्टर सरप्लस हो गए हैं। अब कहीं भी डॉक्टरों की कोई दिक्कत नहीं है और मैं कह सकता हूं कि इस बार हम पे लगभग 80 से ज़्यादा डॉक्टर सरप्लस हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हर गांव तक स्वास्थ्य की सेवा अच्छी हो और आपने देखा होगा कि अटल आयुष्मान में हम हर आदमी का 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको हॉस्पिटल तक ले जाना, जच्चा बच्चा होने के बाद घर तक छोड़ना, 258 जो है जांचें फ्री करना, दवाइयाँ फ्री देना, ये पहली सरकार है हमारी जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे प्रयोग। विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन के भीतर बेरोजगार युवाओं को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। वहीं विपक्ष ने सरकार से पूछा कि प्रदेश में कितनी युवा सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत हैं। उन्होंने सरकार रोजगार देने की क्या व्यवस्था कर रही है। जवाब में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए पूर्व से कार्य योजना तैयार कर रही है। सेवा योजना कार्यालय में 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा पंजीकृत हैं। इसके साथ ही सौरभ ने बताया कि सेवा योजना विभाग को आउटसोर्स एजेंसी बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में अधिकारियों को ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही सेवा योजना विभाग को आउटसोर्स एजेंसी बनाया जाएगा। कहीं पे अगर लाठीचार्ज युवाओं पे हुआ है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि एक तरफ कांग्रेस बेरोजगारी को लेके बात कर रही है, एक तरफ कांग्रेस युवाओं को लेके बात कर रही है, रोजगार देने की बात कर रही है। और जब केंद्र की एक स्कीम 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की आती है तो उसका विरोध कोई कर रहा है तो सबसे ज़्यादा आज कांग्रेस कर रहा है। लोगों को भड़काना, बैकडोर से लोगों को भड़काना, बहकाना, ये कांग्रेस का राजनीति रह गई है। आप केंद्र की सरकार संवेदनशील सरकार है, स्टेट्स की सरकार संवेदनशील सरकारें हैं और आपने खुद देखा कि कैसे उसकी एज लिमिट बढ़ाई गई, 23 साल तक कर दिया गया उसको। लोगों की राय मांगी जा रही है। सेम हमने एक ट्रेंड किसान आंदोलन में देखा कि किस तरीके से किसानों को जब एक लॉ लेके आए तो किसानों को भड़काया गया और उनको धरने पे बैठा दिया गया। लेकिन उस वक्त भी माननीय मोदी जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उनका संवेदनशील तरीके से उस मैटर को देखा और उसमें अमेंडमेंट्स किया। तो हमारी सरकार का, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन सबका एक लक्ष्य है कि युवाओं को रोज़गार से जोड़ें। आर्मी, नेवी और हमारी एयरफोर्स को और सशक्त बनाया जाए, उनमें युवा जोश भरा जाए, उसमें टेक्निकल पोस्टों को टेक्निकल रूप से भरा जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक इंटरिम पीरियड है जिसमें कांग्रेस ने जो एक सारा ये शोर हल्ला हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष भुवन कपाड़ी लगातार सदन में प्रश्न कर रहे हैं। वहीं भुवन कपाड़ी ने हमारे चैनल एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। आज विधानसभा सत्र का चौथा और आखिरी दिन है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कपाड़ी, जिनसे बात करते हैं सीधा। सर, आज विधानसभा सत्र का चौथा और आखिरी दिन इसको माना जा रहा है। पहले 14 से 20 तक की तारीख नियत की गई थी, लेकिन अचानक से ये सत्र जो है आज समाप्त किया जा रहा है। क्या कहना है सर? भारतीय जनता पार्टी सत्र में ज़्यादा मुद्दे उठ रहे हैं। विधानसभा में कांग्रेस विपक्ष के रूप में मजबूती से सवाल उठा रही है, जनहित के मुद्दे उठा रही है, उनके जवाब नहीं दे पा रही है, इसलिए उन्होंने सत्र कम कर दिया। ये कहकर कि हमारे पास बिजनेस नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे हमने सवाल लगाए हैं जो निरस्त कर दिए गए।
तो उनकी घबराहट है, क्योंकि वो धरातल में कुछ काम नहीं कर पा रही और जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं है, तो इसलिए उन्होंने सत्र छोटा करके अपना पल्ला झाड़ दिया। सर, अग्निपथ योजना जो केंद्र सरकार की योजना है उसको लेकर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर विरोध चल रहा है। सर, क्या आपका मानना है जो 4 साल की योजना केंद्र सरकार लेकर आई है 17 से 22 साल के जवानों के लिए, किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, केंद्र सरकार जो अग्निपथ योजना लाई है, बिना किसी के कहे योजना के अनाउंस होते ही पूरे देश में इसका विरोध हुआ और जोरों से विरोध हुआ, और आज दूसरे दिन फिर विरोध हुआ और सरकार इसको दबाना चाह रही है। राज्य सरकारों से कहकर जो युवा विरोध कर रहे हैं उन्हें लाठीचार्ज कर रही है, 144 धारा लगा रही है, धमका रही है, धरने में नहीं बैठने दे रही है। सरकार नहीं चाहती कि इसका विरोध हो, और ये योजना हमारे युवाओं के भविष्य को भी ख़त्म करेगी और हमारे देश की सुरक्षा को भी ख़त्म करेगी। 4 साल के लिए जब युवा 17 साल 18 साल की उम्र में जाएगा, 22 साल का होकर लौटेगा, तो उस समय वो इंटर पास होगा, खाली 12वीं तक पढ़ा होगा, तो उसकी योग्यता ऐसी नहीं होगी कि यहाँ उसे कुछ फ़ायदा मिल पाएगा। और जो 4 साल के लिए जाएगा वो देश सेवा में, अगर आप किसी आर्मी के व्यक्ति से ही पूछेंगे तो 5 साल में तो सैनिक पूरी रूप से तैयार हो पाता है कि वो बॉर्डर पर जाकर लड़ाई लड़ सके। और जब 3.5 साल 6 महीने की ट्रेन के बाद 3.5 साल बाद उसे तब तक भेज दिया जाएगा घर, तो कैसे सीमा में सुरक्षा होगी, कैसे देश में सुरक्षित होंगे, कैसे युवाओं का भविष्य होगा, सब अधर में है। अच्छा सर, प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जो है वो इसको लेकर विरोध चल रहा है, आम युवा विरोध कर रहा है, कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है सर, क्या रणनीति है? देखिए, कांग्रेस की स्पष्ट रणनीति है, हम युवाओं के साथ है। इस योजना के खिलाफ हम उन युवाओं के साथ सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये जो योजना है वो ये युवा विरोधी और देश विरोधी योजना है। तो आप थे हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी साहब, जिनका साफ तौर से कहना है कि केंद्र सरकार की जो योजना है अग्निपथ योजना, वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए छलावा है और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं अस्कर जाफरी, एनबी न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा दी गई सुरक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का पूरे देश में विरोध हो रहा है, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्र की इस योजना का स्वागत किया है। निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सेनाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और इसी के तहत युवाओं के लिए पीएम मोदी अग्निपथ भर्ती योजना शुरू करने जा रहे हैं, जो देश की सेनाओं को और भी मजबूत करने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की अग्निपथ भर्ती योजना में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए, भारत का जो सैन्य शक्ति है और उसमें भी जिस उत्तराखंड में आप खड़े हैं, उस सैन्य शक्ति में उत्तराखंड का जो वर्चस्व है, प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रतिशत आज सेना में है। सेना को जितना ताकतवर बनाया जाए और विविध योजनाओं में, क्योंकि हमारा जो देश है, हमने कभी किसी को छेड़ा नहीं है, और लेकिन हमको कोई छेड़े तो अब मोदी जी का कहना हमेशा रहा है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, एक ज़बरदस्ती छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। और उसी को देखेंगे तो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो, चाहे पूरी दुनिया में भारत का पूरा गौरव भी बढ़ा है और बहुत तेज़ी से भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में एक ताकतवर देश के रूप में उभरा है। तो जितनी भी ये योजनाएं हैं, सेना भर्ती के लिए लागू अग्निपथ योजना को लेकर उत्तराखंड के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और गुरुवार को राजधानी देहरादून से लेकर सीमांत जिले पिथौरागढ़ तक युवा इसके विरोध में उतर आए। गौरतलब है कि देश भर में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शनों का दौर जारी रहा और वहीं कांग्रेस भी इसके विरोध में उतर आई। खटीमा विधायक भुवन कपाड़ी ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि उत्तराखंड सरकार का अब तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अग्निपथ योजना से युवाओं का भविष्य खतरे में है। इस वक्त हजारों की संख्या में युवा सड़क पर उतर रहे हैं और ये निंदनीय है। पूरे देश में, प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में
चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, ऐसा अभूतपूर्व विरोध हुआ है जिसमें किसी राजनीतिक दल ने उस विरोध को लीड नहीं करा है। स्वतः वो जो बच्चे आप देखते हैं सुबह 5 बजे जो धावक होते हैं, जो भाग रहे होते हैं सड़कों पे, शाम को देखते हैं दोपहर में इस गर्मी में वो तैयारी कर रहे होते हैं कि किस तरीके से फिजिकल पास करके सैन्य सेवाओं में प्रतिभागिता दे, अपने देश के लिए बलिदान दे। सबसे ज्यादा अगर बलिदान किसी ने दिया तो उत्तराखंड के हमारे जो शहीद हैं आर्मी में जिन्होंने बलिदान दिया है। और ये योजना का अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर इसका सपोर्ट करा है तो उनको कोई हक नहीं है कि कल वो किसी भी मंच से जाकर ये बोले कि मैं सैन्य परिवार से हूँ। ये सैनिक और सैन्य परंपराओं के विपरीत ये अग्निपथ योजना आई है। हम इसका पूरा विरोध करेंगे और इतना बड़ा अभियान चलाएंगे कि इतिहास गवाह है कि जैसे किसान आंदोलन हुआ है वैसी अग्निपथ पे आंदोलन हो रहा है। केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 21 साल की आयु में ही रिटायरमेंट देने वाली बीजेपी पहली सरकार बन गई है। इसके साथ ही रविंद्र ने कहा कि देश की मोदी सरकार को युवाओं को छलने वाली सरकार ये बन गई है। हाँ, देखिए ऐसा है कि केंद्र सरकार द्वारा ये जो अग्निपथ योजना निकाली गई है जिसके तहत युवाओं को 4 वर्षों के लिए नौकरी पर रखा जाएगा। देखिए इस पर आम आदमी पार्टी का ये स्पष्ट रूप से कहना है कि ये देश के युवाओं के साथ धोखा है। ये देश के युवाओं को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। यह वही पार्टी है जिसने 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने की बात कही थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर वर्ष युवाओं को 2 करोड़ नौकरी हम देंगे। लेकिन ये जो अग्निपथ के नाम से जो योजना निकाल रहे हैं इस पर हमें आपत्ति है, क्योंकि 4 साल की नौकरी के बाद जो युवा है वो भरी जवानी में ही रिटायरमेंट, उसे 21 से 22 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट हो जाएगा। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि इस योजना को जब बनाया जा रहा था तो क्या चीजों पर विचार किया गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ग्रामीण इलाकों में हो रहे बाघ के हमले को लेकर चिंता जताई है। दरअसल पूर्व सीएम पिछले दिनों गुलदार के हमले में मारे गए मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि ये बड़ा दुखद है कि क्षेत्र में गुलदार की दहशत जो है लगातार देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि सपलोड़ी और भट्टी गांव में ग्रामीणों के अनुसार 3 से 4 गुलदार जो हैं सक्रिय हैं, जिसके कारण ग्रामीण खेतों में जाने से भी कतरा रहे हैं। और साथ ही कहा कि सरकार और वन विभाग को मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कदम उठाने चाहिए, वरना ग्रामीण गुलदारों की दहशत के बीच गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। नहीं थी और गांव-गांव में ये बड़े भय की स्थिति पैदा हो गई है। वृद्धजनों के ऊपर जिस तरीके से बाघ हमलावर है उससे, और बच्चों के ऊपर, इससे एक हर गांव डरा हुआ है और हर वो परिवार डरा हुआ है जिनके बुजुर्ग लोग गाँव के अंदर है। यदि इस तरीके की घटनाएं बढ़ती गई तो हमारे गाँवों से पलायन और ज़्यादा तेज हो जाएगा। लोग कैसे अपने माँ बाप को असुरक्षित घर में छोड़ेंगे? परिवार में घर का दरवाज़ा खोलने वाला कोई नहीं रह जाएगा। तो ये बड़ा भारी खतरा है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। उनके देवर है यशवंत जी, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है। ये सब लोगों को, इन परिवार के लोगों से मैं मिला हूँ, उन तक अपनी सांत्वना, अपना और सभी लोगों की सांत्वना उन तक। देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और इस अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनहित कई योजनाओं को संचालित किया जा रहा है और इसी के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण भी कराया जा रहा है, ताकि पृथ्वी में लगातार घट रहे भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके और जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा सके। वहीं पर सांसद अजय टम्टा ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। इन सरोवरों के निर्माण से जहां एक ओर यहाँ के जल स्रोत पुनर्जीवित होंगे, तो वहीं इन जल स्रोतों के माध्यम से लोगों की जरूरतों के अनुसार पानी भी मिलेगा।
हर जिले के अंदर 75वें वर्ष के अंतर्गत अमृत सरोवर के रूप में 75 अमृत सरोवर बनने हैं। आज नाधान में ये अमृत सरोवर की शुरुआत हुई है और मैं यहाँ के प्रधान जी को और इस गांव के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका गांव चयनित हुआ और उनके पास ये संभावनाएं भी थी। और मुझे लगता है कि इसके जल के रिचार्ज के कारण से बहुत सारे नीचे के गाँव को बहुत फ़ायदा होगा। ऊपर में भी आवश्यकता पड़ेगी तो लिफ्ट योजनाओं का भी जाना हो सकता है। और जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के कारण से पूरे देश दुनिया के अंदर पानी की भारी कमी आ रही है और ये रिचार्ज अगर हम हर ज़िले के अंदर इस प्रकार से कर देंगे तो बहुत पानी की समस्या का समाधान करने में भी आसानी होगी और एक सुंदर स्वरूप भी दिखेगा। और आदमी के साथ साथ हमारे जो पालतू जानवर हैं उनके लिए भी एक बहुत फ़ायदा रहेगा, इरिगेशन के लिए भी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर को हॉर्टिकल्चर पे काम करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंग के माध्यम से भी हम जो अपनी। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। रणजी ट्रॉफी 2021-22 सीजन के दूसरे क्वार्टर फाइनल में मुंबई ने उत्तराखंड को रिकॉर्ड 725 रनों से हरा दिया था। मुंबई की ये बड़ी जीत वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गई, लेकिन उत्तराखंड के लिए यह अनुभव बेहद शर्मनाक रहा। खानपुर विधायक ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उत्तराखंड सरकार से CAU के खिलाफ ED जांच की मांग की है। साथ ही कहा कि अगर उत्तराखंड सरकार उनकी ये मांग नहीं मानती तो उन्हें हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। बता दें कि CAU का आरोप है कि 2020-21 के ऑडिट रिपोर्ट में टूर्नामेंट के ट्रायल मैच में भोजन खानपान में 17,47,346 दैनिक भत्तों पर खर्च किए। साथ ही पानी की बोतलों पर 35 लाख और केलों पर 22 लाख का खर्चा बताया गया है, जबकि खिलाड़ियों को मात्र 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से DA का भुगतान किया गया है। मैंने वो सब आरोप लगाए हैं जो माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं। मैं उत्तराखंड सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर में श्री फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ ED जांच कर रही है वित्तीय अनियमितताओं की, इसी तरह उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की जांच भी उत्तराखंड सरकार को ED को रिकमेंड करनी चाहिए, क्योंकि किसी अन्य एजेंसी के बस की ये जांच है नहीं। मैं एज ए लेजिस्लेटिव का मेंबर होते हुए, विधायक होते हुए सरकार से इसकी मांग करता हूं और यदि सरकार हमारी मांगे नहीं सुने। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क का दिल कहा जाने वाला ढिकाला जोन को टूरिस्ट के लिए बंद करा दिया गया है। आपको बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों के घनत्व के लिए जाना जाता है और कॉर्बेट नेशनल पार्क को ढिकाला जोन में बाघों की संख्या 242 है और पक्षियों की 585 प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क में देश विदेश से सैलानी यहां टाइगर को देखने के लिए आते हैं और जंगल के राजा को अपनी मस्ती में घूमता हुआ देख टूरिस्ट काफी प्रसन्न हो जाते हैं। मन को मोह लेने वाला यहाँ का वातावरण और खूबसूरती, पक्षी, विशालकाय हाथियों के बड़े बड़े झुंड, खूबसूरत हिरण यहाँ आमतौर पर देखे जा सकते हैं और अब यहाँ के सौंदर्य को निहारने के लिए सैलानियों को 3 महीने का लंबा इंतजार करना होगा। यहाँ पे हर कोई ऐसा टूरिस्ट नहीं जिसने कि इस बार टाइगर ना देखा हो। टाइगरों का अच्छा मूवमेंट है यहाँ पे और हर किसी टूरिस्ट के लिए अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की हुई थी, जिससे कि हर कोई टूरिस्ट खुश था। सर, कॉर्बेट में लगभग कितने टाइगर होंगे हमारे यहाँ पे? कॉर्बेट में यहाँ पे 242 के लगभग में टाइगर हैं। तो यहाँ पे हर साल मतलब लाखों की संख्या में आते हैं। सर, यहाँ पर जो पंछी की जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कितनी प्रजातियाँ लगभग पाई जाती हैं? पंछी की लगभग यहाँ से 585 प्रकार की पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। सर, अब ये कॉर्बेट बंद हो जाएगा, अब इसको कब खुलेगा? ये अब कॉर्बेट 15 नवंबर से स्टार्ट होगा। उधम सिंह नगर के किच्छा में अपनी मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे इट्राक कंपनी के कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
आपको बता दें कि कर्मचारियों ने मांगों को जल्द पूरा नहीं करने पर मजदूर किसान महापंचायत का आयोजन करने की घोषणा की है। वहीं महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। पिछले करीब 10 महीने से किच्छा के इट्रा कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते 16 मार्च 2022 को तालाबंदी के शिकार करीब 500 कर्मचारियों के घर के अन्य लोग भुखमरी की स्थिति में हैं और बच्चों के स्कूल छूटने की नौबत आ गई है। जून को किच्छा गेट पर उत्तराखंड उधम सिंह नगर किच्छा गेट पर इंट्राक कंपनी गेट पर हम महापंचायत करने जा रहे हैं और उस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राकेश टिकैत समेत बहुत दिग्गज नेता पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर बड़े दिग्गज नेता वहां पहुंच रहे हैं और कोशिश हमारी अभी लगातार उसमें जारी है कि हम कलाकार भी बुलाएंगे और हम वो महापंचायत को जैसे हमने पहले की थी तो इन्होंने लगातार इनके मन में था कि ये कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमने करके दिखाई थी। इस बार उससे भी बड़ी महापंचायत करेंगे और वहां पर निर्णायक फैसला। गर्मी से तप रहे उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में मौसम विभाग की चेतावनी है कि कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिसे लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। रुद्रप्रयाग के डीएम मयूर दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि मानसून के प्रारंभ होते ही पिछले कुछ दिनों से दिन में बारिश हो रही है और 3 दिन का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जगह जगह हमारे एसडीआरएफ और डीडीआरएफ के जवान तैनात हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए आए यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेन शेड बनाए गए हैं। से दिन में बारिश है, साथ ही येलो अलर्ट भी है 3 दिन का। तो इसी क्रम में हमने विस्तृत तौर पे एक कार्य योजना बनाई है। जगह जगह हमारे ट्रैक रूट पे हमारे एसडीआरएफ के डीडीआरएफ के जवान तैनात हैं। इसके साथ ही जो हमारे हाईवेज़ हैं वहाँ पर अगर कोई लैंडस्लाइड वाला पॉइंट है जहाँ पर मशीन्स की तैनाती होनी चाहिए, वो सारी आज से तैनाती कर ली गई और उसका सत्यापन चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो यात्री हमारे केदारनाथ धाम में दर्शन करने जाते हैं उनको लाइन में लगना पड़ता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए बारिश से वहाँ पर रेन शेड भी बना दिए गए हैं ताकि उनको बारिश में कोई असुविधा ना हो। इसके अतिरिक्त हमने पुलिस विभाग के द्वारा और अन्य जो भी विभाग के द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि जो भी यात्री आ रहे हैं वो अपना इंतज़ाम कर लें। लेकिन फिर भी अगर यात्रियों को कभी यात्रा की वजह मौसम की वजह से रुकना पड़ता है तो हमने पूरे ट्रैक रूट पे और जो हमारा हाईवे है उस पर भी ऐसी कई जगह चिन्हित कर ली हैं जहाँ पर यात्रियों को। काशीपुर में जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और मुस्लिम बहुल इलाकों समेत मस्जिदों के आसपास किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस के जवान मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। उत्तरांचल मुस्लिम यूथ मोर्चा द्वारा अपील की गई है कि काशीपुर शहर पांडवों की नगरी है और बहुत पुराना शहर है। आपसी भाईचारा यहाँ कायम है और 50-60 साल से हम ये चाहते हैं कि युवा साथियों से और बच्चों से अपील चाहते हैं कि ऐसा कोई काम ना करे काशीपुर में जिससे आपसी भाईचारा। और इसी के साथ हम ये चाहते हैं, आज जुम्मे का दिन है और इस तरीके के कोई भी यहाँ इस शहर के अंदर है नहीं, खाली अफवाहों का बाजार गर्म है और पुलिस के द्वारा यहाँ गश्त लगाया गया है और बेहतर है, अच्छा है। और एक गश्त लगाने से एक तो ये क्राइम को भी और बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, उसके लिए पुलिस के द्वारा गश्त लगाया गया है। मेरी अपील है युवा साथियों से कि ऐसा कोई काम न करें। तो चलिए मेरे साथ अपन उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।